जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे छात्र। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जकी एकेडमी क्लासेस पर। दोस्तों, आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैं आप लोग के सामने हाजिर हूं आपके एग्ज़ाम का नया पार करने के लिए। आज मैं आप लोग के सामने वो ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में आता है या जो आने की पॉसिबिलिटी है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में चार चाँद लगा सकता है। इसमें काफ़ी सारे रिसर्च किया गया है, कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर, कई सारे मॉडल सेट को देखकर एनालिसिस करके फिर मैं आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आप अपने परिवार में जो नए जुड़े होंगे मैं उसको बताता चलूँ। आज से हम लोग सोशल साइंस, उर्दू और साइंस, ये टोटल 3 सब्जेक्ट का वह इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाऊँगा आज से लेकर आपके एग्ज़ाम तक, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत काम करेगा, इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा बाहर लड़ेगा नहीं ऑब्जेक्टिव। ये पूरी की पूरी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे लाया गया है। तो सबसे पहले जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे तो आप हमें एक अपना प्यार भेजिए। प्यार कहूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं इस ऑब्जेक्टिव टोटल जो करवा रहा हूं, इस ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि हम लोग इसमें एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। हमारा टारगेट है कि हम लोग जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्टिव पे कमांड होगा। समझ में आ गया है? तो हम लोग 5 सेकंड का आप लोग के पास टाइम है जवाब करने का। हाँ, अगर लगे कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का। पहला आपके सामने क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन के सामने। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है। आप लोग को मालूम होगा कि समतल दर्पण की दूरी क्या होती है दोस्तों? फोकस की दूरी क्या होती है? अनंत होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। द वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? दर्पण के पीछे या दर्पण के आगे? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी विल बी द राइट आंसर। बी कहूँ तो बड़ी साली। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच में कौन कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या टिक मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके डिस्प्ले के सामने है, आप लोग बता आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है मेरे दोस्तों? एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए C/2, ऑप्शन नंबर बी C/3, ऑप्शन नंबर C/4, ऑप्शन नंबर डी सी। तो इसका आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी द राइट आंसर। अगर किसी भी आपतित प्रकाश की चाल सी हो तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? सी ही होगा ना जी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है? गोलीय दर्पण में कार्तीय चिह्न परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु को लिया जाता है। नंबर ए फोकस पर, नंबर बी वक्रता केंद्र पर, नंबर सी ध्रुव पर, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर क्या करेंगे दोस्तों? तो सी पर क्या? छुटकी साली, मतलब ध्रुव पर। किसी भी गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है जी? ध्रुव पर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है? जब प्रकाश संघनन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति बढ़ती है या घटती है या समान रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। जब कोई प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आप लोग पढ़े होंगे उसका प्रकाश की चाल, उसकी प्रकाश की गति क्या होती है? इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ती है। चलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम में, जो देखने को मिल ही रहा है। आप लोग को मालूम चलता होगा कि किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव हम लाए हैं। ना इजी ऑब्जेक्टिव है ना हार्ड ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको करवाता होगा बहुत हार्ड ऑब्जेक्टिव या बहुत इजी। नहीं, एग्जाम में मॉडरेट आता है ना। एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें नॉलेजफुल कॉन्सेप्टफुल ऑब्जेक्टिव रहता है। तो मैं आप लोग के सामने वही ऑब्जेक्टिव लाया हूँ और आप लोग जब एग्जाम देंगे तो आप लोग को मालूम चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है जी?
आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी रंग, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। जवाब करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या आता है आप लोग का आंसर? तो आप लोग क्या टिक करेंगे जी? ऑप्शन नंबर बी वेवलेंथ। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अपवर्तन के कारण ये जो क्वांटिटी है, ये जो राशि है बदलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। अगर किसी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की चाल, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? अगर 50 सेंटीमीटर फोकस वाले लेंस की शक्ति क्या है? 0.5 डायप्टर, 2 डायप्टर या 1 डायप्टर या 5D, तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1 डायप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए पारदर्शक, ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शक, ऑप्शन नंबर सी पारभाषक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी परभाषक। तैलीय कागज कैसा होता है? तो परभाषक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी विल बी द राइट, मतलब सी फोर छुटकी साली। चलिए प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है वो बताना है कि जल में होता है या निर्वात में होता है या कांच में होता है या वायु में। कहना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? जल में, निर्वात में, कांच में या वायु में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कांच में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। तो आप लोग को मालूम तो चलता ही होगा कि हम किस तरह का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है? निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र का किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे आंख पे ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब या हमारा इमेज बनता है, जिससे हम किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को देख सकते हैं। नंबर 1 कॉर्निया, नंबर बी परिपक परितारिका, नंबर सी पुतली, नंबर डी दृष्ट पटल। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी दृष्ट पटल पे किसी भी वस्तु का इमेज बनता है, इसीलिए हमें किसी भी वस्तु को देखने में आसानी होती है। इसी की वजह से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसकी वजह से? तो दृष्ट पटल से। तो आप लोग को याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है? नेत्र पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग मतलब आगे वाला भाग क्या कहलाता है? आइरिस, कॉर्निया, लेंस या रेटिना। तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट कीजिए, 5 सेकेंड में आंसर। 12 का ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया। कॉर्निया पे क्या होता है दोस्तों? ये हमारे आंख का सबसे आगे वाला पार्ट है। कौन? तो कॉर्निया। तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है, आप लोग जवाब कीजिए 5 सेकेंड में। चलिए हम पढ़ के देखते हैं। बायोफोकल लेंस के द्वारा कौन सा दोष सुधारा जा सकता है? बायोफोकल से कौन सी बीमारी हमें सही किया जा सकता है? नंबर ए निकट दृष्टि दोष, नंबर बी दूर दृष्टि दोष, नंबर सी जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष। चलिए आप लोग को समझ में आता होगा, उम्मीद है कि। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? ऑप्शन नंबर ए रंग, ऑप्शन नंबर बी तेज रोशनी, ऑप्शन नंबर सी धुंधली रोशनी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। धुंधली रोशनी के कारण क्या होता है? रॉड की कोशिका काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है? ब्लड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लड स्पॉट में नहीं होता, क्या नहीं होता दोस्तों? कॉर्निया नहीं होता, या रॉड्स या कॉन्स नहीं होता, या पुतली नहीं होता, या लेंस नहीं होता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर? ब्लड स्पॉट में क्या नहीं होता वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा जी? रॉड्स एंड कॉन्स क्या होते हैं? ब्लड स्पॉट में नहीं पाया जाता है। तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? नंबर 1 चुंबकीय, नंबर बी ऊष्मीय, नंबर सी रासायनिक, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए 5 सेकेंड में। चलिए आप लोग का टाइम आउट हो गया। हमारा आंसर क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर, मतलब ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं। किस उपकरण में धन मतलब प्लस और किस में ऋण का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर में या वोल्टमीटर में या कुंडली में या विद्युत सेल में? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी कीजिए फटाफट। तो देखिए एमीटर में भी होता है प्लस माइनस का
आयन होता है, वोल्ट मीटर में भी पाया जाता है, विद्युत सेल में भी पाया जाता है। आप लोग कुंडली में देखे होंगे, कुंडली में नहीं पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? सी फोर छोटकी साली। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W के बराबर होता है? इसमें आपको वाट का यूनिट बतलाना है। इसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं वो बताना है। आप लोग 18 का आंसर कीजिए। जो लोग बच्चे पढ़े होंगे वही सब अच्छे अच्छे जवाब करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? जूल पर सेकेंड। क्या होगा आंसर जी? जूल पर सेकेंड किसका यूनिट है जी? वाट का, W का। आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आप लोग के एग्जाम के लिए। आप लोग को मालूम चलता ही होगा, देखते होंगे हर सब्जेक्ट हर सिलेबस से मैंने क्वेश्चन उठाया हूँ, हर चैप्टर से उठाया हूँ। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, और कोई भी बच्चा इसको कर लिया है तो उसको अच्छे रिजल्ट लाने से एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? विद्युत हीटर की तार कुंडली बनी होती है, किससे बनी होती है दोस्तों? आप बताना है विद्युत हीटर की तार किस कुंडली से बनी होती है वो बताना है। नंबर ए तांबा से, नंबर बी जास्ता से, नंबर 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 सी टंगस्टन से, नंबर डी नाइक्रोम से, वो बतलाना है। जल्दी कीजिए आप लोग फटाफट आंसर। नंबर ए तांबा की, नंबर बी जास्ता की, नंबर सी टंगस्टन की, नंबर डी नाइक्रोम की। 19 का आंसर कीजिए आप लोग। तो आप लोग सभी बच्चा को मालूम होगा, ये बच्चा वाला सवाल है। किससे बना होता है जी? नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? नाइक्रोम से क्या बना होता है? विद्युत हीटर की तार बनी होती है। आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम में काफी पूछे जाने वाले सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आगे हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को बल कहते हैं, या शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। मतलब द एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी कहते हैं हम लोग। चलिए चलिए, जो बच्चे हमारे चैनल पे जो नए जुड़े हैं, जो अपने परिवार पे नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप लोग अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के ग्रुप में या अपने दोस्तों में ज़रूर साझा करें, और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं। जितने बड़े हमारे परिवार होंगे उतना ही हमको मोटिवेट मिलेगा कि हम आप लोग के लिए ऐसा वीडियो लाता रहूं। और जो बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं या जो कुछ पढ़े हैं, उनके लिए तो बहुत रामबाण साबित होने वाला है ये ऑब्जेक्टिव। इतनी अच्छी अच्छी ऑब्जेक्टिव हम लेके आ रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। आप लोग अपने एग्जाम तक बने रहें हमारे चैनल पे, और अपने परिवार को प्यार स्नेह देते रहें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? नंबर ए ऑस्टेड ने, नंबर बी एम्पियर ने, ऑप्शन नंबर सी बोर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी फराडे ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑस्टेड ने किया था। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी दोस्तों? ऑस्टेड ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने है। आप बताइएगा फटाफट, 5 सेकंड में आंसर करने की कोशिश कीजिए। चुंबकीय बल की रेखा प्राकृतिक होती है। चुंबकीय बल की रेखा की प्राकृतिक क्या होती है वो बताना है। काल्पनिक होती है या वास्तविक होती है? सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 22 का आंसर कीजिए। नंबर ए काल्पनिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है? विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं। नंबर ए जनरेटर कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या एमीटर कहते हैं, या मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो बताना है। विद्युत धारा की उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। लघु पतन की समय परिपथ प्रतिरोध होता है। लघु पतन की समय परिपथ क्या प्रतिरोध होता है? क्या बताना है। ऑप्शन नंबर परावर्तित नहीं होता है, बहुत कम होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 का बी। बी विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर, मतलब बहुत कम हो जाता है। चलिए तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कहना चाह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? तो हम लोग सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा समझते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? नंबर 1, नाभिकीय ऊर्जा का यूज हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी बिजली को उत्पन्न करने में भी यूज करते हैं। नंबर 2, नाभिकीय ऊर्जा का हम लोग न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जो न्यूक्लियर बम काफी खतरनाक मिसाइल या बम माना जाता है। तो इसका कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं। आप लोग को मालूम होगा, किसी भी न्यूक्लियर बम या किसी भी बिजली को क्रिएट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के सामने, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है? प्रकृति पर पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? सूर्य। लकड़ी हो नहीं सकता, पानी हो नहीं सकता, कोयला हो नहीं सकता। तो बी क्या हमारा सबसे बड़ा सोर्स है पृथ्वी पर ऊर्जा का, है ना, एनर्जी पाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से जल का अर्थ क्या होता है वो बताना है। निम्न में से जल का अर्थ क्या होता है वो बताना है। पेट्रो होता है, या टार्बो होता है, या नाइट्रो होता है, या हाइड्रो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? 27 हाइड्रो बोलते हैं ना,
हाइड्रो या बोलो या पानी बोलो, बात बराबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में से एकल विस्थापन अभिक्रिया कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी AgNO3 विलयन कॉपर धातु के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, शाक सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, तो अवक्षेपण, अवक्षेपण क्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी डी, तो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए सबसे पहले जो हमारे परिवार में नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में, अपने परिवार में या अपने स्टेटस पे जरूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी सपोर्ट मिलेंगे, जितनी ज़्यादा आपके प्यार मिलेंगे, तो ऐसा ही सेशन में लाता रहूँगा आपके एग्जाम तक, है ना। और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, आपके छोटे भाई बहन हो या आपके साथ हो, हमेशा यही चैनल आपके लिए खड़ा रहेगा, आपका सपोर्ट करता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, मतलब ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला तो C6H12O6 होता है, सभी बच्चों को मालूम ही होगा ये। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। देखो H2O क्या हमारा संतुलित है, ये भी सही है, ये हमारा संतुलित है, ये भी हमारा संतुलित है, ये हमारा संतुलित नहीं है। संतुलित क्या होता है दोस्तों, मतलब दोनों साइड आपस में बराबर नहीं हो, दोनों साइड की इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर नहीं हो, तो वो हमें संतुलित नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर हम लोग आगे हैं। कोई विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसका pH संभवतः होगा, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 5। तो आप लोग को बताना है फटाफट स्पीड में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी, बी विल बी द राइट आंसर, 11 होता है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन यश पुष्प क्या है, तो ZNO क्या हमारा यश पुष्प है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा जी दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन के सामने, आपके मोबाइल के सामने आगे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ऑप्शन नंबर ए Cl2, ऑप्शन नंबर बी O2, ऑप्शन नंबर डी CO2, नंबर सी NO2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर डी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखने से पहले कुछ बात कर लेते हैं आप लोगों से। सबसे पहले आप लोग जो बच्चे नए जुड़े होंगे तो हमारे चैनल पे तो जुड़ ही जाइए, आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम लोग ला रहे हैं शाम में SST की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर हम लोग उर्दू का लाएंगे। फिर आप लोग को जिस बच्चे को नोट लेना हो तो आप लोग इस बच्चे हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं ना। नोट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता इस चैनल पे। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस पे कभी आप लोग को कोई फी नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा दोस्तों। चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आप हो, या आपके कंपटीशन को भी किसी भी तैयारी करना हो तो यह आगे चल के काम आएगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 95 25 65 61 82। ये नंबर नोट कर लीजिए। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या हमारा दोस्तों, मधुमक्खी में डंग निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो मधुमक्खी जो किसी को काटता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, वो पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों बी CuSO4 इंटू हाफ H2O, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं दोस्तों, लवण बनाते हैं, तो सी विल बी द राइट आंसर। सभी बच्चों को आना चाहिए क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है और काफी, चलिए सभी बच्चों को आना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी आप लोग पढ़े भी होंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, नंबर है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस या सोडियम। किसका आंसर होगा जी, तो ऑप्शन नंबर 39 का हमारा हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या सबसे अधिक होती है। क्यों अधिक होती है दोस्तों, एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर देना है। देखिए सिलिकॉन का कितना होता है दोस्तों 14 होती है, एल्युमिनियम का 13 होती है और सोडियम का 11 होता है, लेकिन इसका क्या होता है 15 होता है। तो सबसे ज़्यादा इसी का हुआ ना जी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के सामने, आपके मोबाइल के आँख के सामने आ गया होगा। क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो क्यूपराइट किसका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 40 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CU।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के सामने है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है दोस्तों? 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। जो बच्चों को संयोजकता नहीं निकालना हो तो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम उस पे अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? गंधक की परमाणु की संख्या होती है। गंधक की परमाणु की संख्या क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 16 होती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन के सामने अभिक्रिया समूह CO को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर CO। CO को हम लोग क्या बोलते हैं वो बताना है। जल्दी जल्दी जवाब कीजिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गए हैं, हम लोग ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेना चाहते, हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को करना चाह रहे हैं, वही हमारा टारगेट है। तो CO को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन के सामने है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में हम लोग इथाइन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन के सामने है। आवर्त कार्बन की आवर्त सारणी में किस वर्ग की सदस्य है? किस वर्ग की सदस्य है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 14 ग्रुप का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन के सामने, इसका जवाब करिए फटाफट। इथाइन में कार्बन कार्बन में परमाणु के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं दोस्तों। क्या होगा इसका ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 46 का सी होगा हमारा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहना चाह रहा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन होगा हमारा ऑप्शन में? इसमें तो हमको क्लोरीन होगा नहीं, आयोडीन होगा नहीं, ब्रोमीन होगा नहीं, तो इसका फ्लोरीन आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। 48 क्या कहना चाह रहा है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। 49 का क्या कहना चाह रहा है? पोटेशियम की परमाणु की संख्या 19 होगी, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? 1 होगा ना। ए विल बी द राइट आंसर। चलिए और लास्ट में जो बच्चे पूरी सेशन को देखे हैं और लास्ट में आप लोग ये बताइएगा ईमानदारी से कि हमको कितना नंबर आया है, कितने ऑब्जेक्टिव सही बताए हैं। और फिर भी किन्हीं बच्चों को किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्टिव लगा है कि गलत एक्सप्लेन किया है सर, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, है ना। कमेंट आप लोग कीजिएगा, तभी हम आपकी परेशानी, किसी भी प्रॉब्लम को आप लोग को समझ सकेंगे। तो चलिए, जो हमारे परिवार में नहीं आएंगे तो आप अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं दोस्तों, वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी 18 होते हैं ना। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से किस संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों को कौन सा धातु? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन के सामने है, आप लोग आंसर कीजिए। निम्नांकित में से वनों पर आधारित उद्योग कौन है? कागज उद्योग, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग या इनमें से सभी? तो हमारा 52 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी उद्योग क्या है? पेड़ पौधे पे आधारित उद्योग है, पेड़ पौधे का यूज करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आ गए हैं ना। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों को समीप जल पहुंचाने का टेक्निक है। वर्षा जल की सिंचाई, यांत्रिक जल का छिड़काव, या टिपकन सिंचाई, या नहर में सिंचाई? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी टपकन टपकन की सिंचाई। इसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, अब थोड़ा ही बच गया है, हम लोग थोड़ा स्पीड में निकालने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ दोस्तों? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1973 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 को हम लोग देखेंगे फटाफट में। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मिश्र पोषी पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक जैव प्रक्रम का अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 56 का? ऑप्शन नंबर ए नित्य घास पत्ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन के सामने। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है, कहाँ से होती है दोस्तों? ये लोग आप थ्योरी पढ़े होंगे तो मुख्य गुहा से होती है। जो हमारा थ्योरी पढ़े होंगे, सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोलॉजी का, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, जबकि एकेडमी क्लासेस के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम होते हैं, तो इनमें से सभी होते हैं ना। जीवन को कंटिन्यू जारी रखने के लिए हम लोग पोषण भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, श्वसन सांस भी लेते हैं, प्रजनन बच्चों को भी पैदा करते हैं। चलिए तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किनवन की क्रिया होती है? सारे के सारे सब्जेक्टिव आप लोग जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वन शॉट है, काफी शॉर्ट वीडियो बनाए गए हैं, 10 मिनट में सारे चैप्टर का रिकॉल करवाया गया है। चलिए किनवन की क्रिया होती है हैदरा में, अमीबा में, ईस्ट में। तो ईस्ट में होती है दोस्तों। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो काफी बच्चे थ्योरी से ही क्वेश्चन बन रहे थे, थ्योरी जाकर जरूर देखिए आप लोग, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 60 में। 60 में क्या कहना चाह रहा है? वायवीय श्वसन क्रिया निम्नलिखित में से किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो O2 का, है ना। जैसे हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये सारे के सारे बायोलॉजी हम लोग एक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहां से देख लीजिए, बहुत काम आने वाला है ना। ये सारे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्लूकोज को कहा जाता है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आ गए हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस में होता है दोस्तों, वो बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में क्या होता है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या ना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो ये किसका भाग है? परिचरण का, जिसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त थक्का बनाने में सहायक करता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन काम करता है? 64 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे हम लोग आते हैं। पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ? इनमें से सभी होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एमिनो अम्ल का विखंडन से क्या बनता है? तो एमिनो एमिनो अम्ल का विखंडन से हम लोग का क्या बनता है? NH3, जिसे हम लोग अमोनिया के नाम से भी जानते हैं। वृक्क वृक्क प्रधान कार्य होता है। वृक्क का प्रधानीय कार्य क्या होता है दोस्तों? वृक्क का प्रधानीय कार्य क्या होता है? उत्सर्जन। किसी भी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या किसका काम होता है? तो किडनी का काम होता है, जैसे पेशाब को बाहर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन को बताना है आप लोग को। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन, जिससे जिससे पेड़ पौधे में काफ़ी मजबूती होती है ना। फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का यूज करते हैं हम लोग, वो बताना है। तो फल पकाने के लिए एथिलीन का यूज करते हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर। चलिए मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। तो ये क्या होगा हमारा सही और करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में रुधिर चाप नियंत्रित होता है किससे होता है दोस्तों, वो बताना है। तो सी, एड्रिनल के द्वारा। चलिए हाइड्रा हाइड्रा में प्रजनन किसकी विधि होती है? हाइड्रा में प्रजनन किसकी विधि होती है, वो बताना है। 72 का आंसर क्या होगा दोस्तों, वो बताना है फटाफट में, स्पीड में। तो हाइड्रा में मुकुलन होता है ना। अब देखिए बायोलॉजी की अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है, पढ़ने में दिक्कत है, तो आप लोग जकी अकेडमी पे जाइए। पर लिस्ट बना हुआ है, वन शॉट वीडियो है, जिसमें 10-10 मिनट का, 11-15 मिनट का वीडियो बना रखे हैं। वो देख लीजिए, आपका एग्जाम का पूरी साइंस कमांड में आ जाएगा, है ना। चलिए तो क्योंकि हम वो जो थ्योरी पढ़ाए हैं आपके प्लेलिस्ट पे, जो थ्योरी है उसमें सारे के सारे थ्योरी हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पे वह पॉइंट लाए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, है ना। तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है, वो भी एनसीईआरटी का ही पॉइंट बना के मैं आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है मतलब मेल पार्ट कौन होता है, वो बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 64 में आ गए हैं। शुक्राणु बनता है दोस्तों, शुक्राणु कैसा बनता है दोस्तों, वो बताना है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, विल्सन में, टेस्टिज में। शुक्राणु क्या होता है, स्पर्म को हम लोग बोलते हैं, जो टेस्टिज में बनता है दोस्तों। चलिए टेस्टिज को कवर कौन किया जाता है, स्क्रोटम। जीवों में उपस्थित पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? जब जीवन बना था, जब पूरी पृथ्वी बना था, तो क्या क्या नहीं था, वो पूछ रहा है। तो हमारा 75 का आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए हमारा पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। काफ़ी हार्ड नाम है, तो कभी भी आप लोग आगे जाके पढ़ाई कीजिएगा तो साइंस हिंदी मीडियम से नहीं पढ़िएगा। हिंदी मीडियम से पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। इंग्लिश मीडियम से पढ़िएगा, मज़ा भी आएगा और काफ़ी ईजी ईजी शब्द लगेगा, है, काफ़ी ईजी ईजी वर्ड भी होगा। तो आप लोग कभी नहीं पढ़िएगा हिंदी मीडियम से, ये हमारा चेतना है आप लोग के लिए। आप लोग के लिए वार्निंग है ना। आप लोग पढ़ेंगे, ज़िंदगी को बर्बाद करना ही बराबर समझिएगा, है ना। चलिए आर्क्योपेट्रिक्स से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है। तो यह जीवाश्म है, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। यह जबड़े में दांत और उंगलियों में नख थे, हाँ सही बात है भाई। इसमें डैन और पंख विद्यमान थे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, डी विल बी द राइट आंसर। इनमें से सभी आंसर सही है ना। क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदलते हैं, वो बताना है। मतलब इंग्लिश वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन चेंज देयर सेक्स, कौन सा जीव अपना सेक्स चेंज करते हैं, वो बताना है। तो 77 का क्या है, घोंगे। घोंगे क्या करते हैं दोस्तों, अपना सेक्स को चेंज करते हैं। दोस्तों काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लाए हैं, आप लोग को देखने में मालूम चल जाता होगा, है ना, किस प्रकार का हम क्वेश्चन सेटिंग करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। 78 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जलमंडल, ये भी ठीक है। स्थलमंडल, ये भी पर्यावरण के अंदर में ही आते हैं, अंतर्गत में ही आते हैं। वायुमंडल, ये भी आते हैं। तो इनमें से ऑप्शन सभी सही है, किसी कोई गलत करने वाला है नहीं। चलिए मैदान में परिस्थितिक तंत्र मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आप लोग इसका जवाब फटाफट कीजिए, अपने मन से कीजिए, हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित इसमें कौन सा जैव और नवीकरणीय पदार्थ है? जैव और नवीकरणीय पदार्थ उसे कहते हैं जो कभी गलता नहीं है, कभी सड़ता या गलता कभी नहीं है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डीडीटी। डीडीटी क्या है? जो कभी नहीं गलेगा, है ना, इसे हम अननवीकरणीय कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का आपका सेशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस बच्चे ने पूरा सेशन को देखा है, और बताइएगा कि कैसा लगा है ये सेशन। और आप अपने चैनल को जरूर ज्वाइन हो जाइए जो बच्चे नए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं शाम में लेकर क्या एसएसटी, फिर हम लोग उर्दू को भी लेके आएंगे। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है। तो जो बच्चे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अपने परिवार पे जुड़े रहेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा कि नहीं, हमारे इतनी बच्चे की जिम्मेदारी है तो हम इस वीडियो को जरूर लाएंगे। तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप लोग अपनी चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और इस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रट्टा मार लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव लेना चाहेंगे वो आप नंबर दे रखे हैं, नंबर ले लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में नंबर हम बताएं कि हमारा नंबर ये है, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।